सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी कॉन्सेप्ट में। मैं हूं कुंदन कुमार और हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं हिस्ट्री के क्लास के साथ। दोस्तों, हम हिस्ट्री के क्लास पर आए उससे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। यह नववर्ष आपके लिए सफलताओं का वर्ष साबित हो और सीयूईटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ करके आप सफलता का परचम लहराएं। ठीक है, चलिए अब हम क्लास की बात करेंगे। तो इससे पहले आपका सिलेबस वीडियो चला गया होगा कि सिलेबस क्या क्या है, हमने आपको बता दिया है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको तैयारी भी करनी है। तो आज हम पहले चैप्टर के साथ उपस्थित हो चुके हैं। हम बात करेंगे हिस्ट्री डोमेन की। और हिस्ट्री डोमेन में क्या पढ़ना है, आपको हमने बता दिया था कि हिस्ट्री डोमेन में हमको एनसीईआरटी की पुस्तकों को मानक मानकर ही अध्ययन करना है, क्योंकि सीयूईटी ने अपने तरफ से एडवाइजरी जारी किया है कि जो डोमेन का जो क्वेश्चन आएगा वह एनसीईआरटी 12 के क्लास से आएगा। 11th नहीं पढ़ना है, 12 पढ़ना है। तो 12 का जो पहला पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ भाग, हम उसको आधार मान करके कंटेंट लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं और आपको भी उसी के आधार पर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। इधर उधर की बातें तो होती ही रहती है। चलिए, एनसीईआरटी जब आप भाग 1 पढ़ेंगे तो उसका पहला चैप्टर आपको क्या मिलेगा, ईंटें, मनके और अस्थियां, और नीचे हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम मेनली बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इसके अंदर जो भी चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उन सारी चीजों के बारे में हम इत्मीनान से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं और आप 100% लेकर के 2023 में इतिहास रचेंगे, जैसे हमारी छात्रा करिश्मा सोनी और हमारे ही नाम का लड़का कुंदन ने रचा है, वैसा आप लोग भी करेंगे अगर कंटिन्यू आप क्लास करेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो क्या है, ईंटें हैं, मनके हैं और अस्थियां हैं, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन के विषय में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है। देखिए, इसको अगर हम टॉपिक वाइज अगर हम बांट दें तो इसमें भौगोलिक स्थिति, प्रमुख हड़प्पाई स्थल और विदेशी व्यापार मुख्य रूप से शामिल है। ठीक है, और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आप हड़प्पा सभ्यता भी कह लीजिए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी कह लीजिए, बात लगभग बराबर ही है। और इसकी सर्वमान्य तिथि जो है वह 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में मानी जाती है। ठीक है, चलिए, लेकिन इस पर भी बहुत विवाद है, उस विवाद को अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि चलिए देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो वासी रहे होंगे उनको भी पता नहीं था कि आने वाले 25-2600 सालों बाद ऐसा होगा कि हमारा नामकरण कर दिया जाएगा और हमको हड़प्पाई सभ्यता के लोग के नाम से लोग जानेंगे। अभी आप मानकर चलिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है और सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं। अभी हम कल्पना करके देखते हैं कि अभी मानिए एकाएक भूकंप आ गया और हम सब धरती के अंदर चले गए। धरती के जब हम अंदर चले जाएंगे उसके लगभग 10,000 साल बाद इस धरती की खुदाई होगी। जब खुदाई होगी तो इस पेन का भी अवशेष निकलेगा, हमारा भी नरकंकाल मिलेगा, बोर्ड भी मिलेगा, लैपटॉप भी आएगा। और लैपटॉप के विषय में कहा जाएगा कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस समय थी जिसमें विभिन्न धातुओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसका नामकरण हो सकता है कि आने वाले जो 10 साल बाद की जो हमारी पीढ़ी होगी वह गंगा घाटी की सभ्यता इसका नाम दे दे, क्योंकि यह सभ्यता गंगा घाटी के तट पर बसा हुआ है। हम लोग गंगा घाटी के तट पर बसे हुए हैं। यही कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुआ। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता जो मिली, अगर वह यमुना घाटी के नजदीक पाई जाती तो उसका नाम यमुना घाटी की सभ्यता होता। अगर गंगा के करीब यह सब पाया जाता तो उसको हम गंगा घाटी की सभ्यता कहते। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भौगोलिक अवशेष थे उनमें सारे जो है वह लगभग सिंधु घाटी के आसपास के इलाकों में पाए गए, इसलिए उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जिस व्यक्ति को जानकारी मिली थी उस व्यक्ति का नाम चार्ल्स मैसन था। 1826 ईस्वी की बात है। उन्होंने अपने एक लेख में इसका वर्णन किया था कि कराची और लाहौर के बीच में कुछ कुछ चीजें प्राप्त हो रही है, लेकिन लोगों ने उसको लाइटली नहीं लिया। ठीक है, पूरे विश्व में हलचल तब पैदा हुई जब 1921 ईस्वी में
आते हैं आपके जो भारत ISI के जो प्रमुख थे, उन्होंने जब इसकी घोषणा की कि एक ऐसी सभ्यता खोजी गई है जिसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, तब पूरे विश्व में एक हलचल मचती है और लोग इस सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो ये तो इधर उधर की बातें हो गई। अब हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर जो हमारा है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछता है एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के विषय में। ठीक है, हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई है जिस पर कुछ कुछ लेख उत्कीर्ण है और जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ऐसी लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, क्योंकि इन लिपियों को हम भाव के माध्यम से ही जान पाते हैं। और ऐसी लिपि में जो भी अक्षर लिखे गए हैं वह बाएं से दाएं ओर लिखा गया है। कहां से कहां? बाएं से दाएं ओर लिखा गया है। तो देखिए, पहला सवाल आपके लिए बन गया, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, किस तरीके की लिपि थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। कॉपी कलम खोल लीजिए और आपको लिख लेना है, जो चीजें यहां पर नहीं होगा वहां आपको लिख लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, और बच्चों या जो उस समय की जो लिपि हुआ करती थी वह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। और एक और बात आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी का जो लिपि था इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए आप इसको याद रखिए। अगर ऑप्शन में दे दे कि फलाने आदमी ने इस लिपि को पढ़ा है तो इस भ्रम में मत रहिएगा, इसको पढ़ने में किसी को सफलता अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, चलिए, हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हड़प्पाई मुहर जो मिला है वह सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है। जितने भी पूरा वस्तुएं प्राप्त हुई है उसमें सबसे विशिष्ट है। ठीक है, चलिए, अब एक यहां पर शब्द है सेलखरी। सेलखरी नामक पत्थरों से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो बात हम आपको पहले बता दिए हैं उसका एक्सप्लेनेशन अब आ रहा है। ठीक है, यहां पर एक शब्द है सेलखरी। सेलखरी का मतलब होता है सफेद पत्थर। ठीक है, तो जो सफेद पत्थर वहां हड़प्पा सभ्यता में मिला था उस पर जानवरों के चित्र थे। किसके चित्र थे? जानवरों के चित्र थे। और इसके अलावे इस पत्थर पर एक ऐसी लिपि का चिन्ह मिला जो अभी तक पढ़ा नहीं गया, और इसी चीज को भाव लिपि चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जो बाएं से दाहिने ओर लिखा जाता था। ठीक है, जो चित्र मिला है वो बाएं से दाहिनी ओर है। ठीक है, चलिए, अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, किसी भी सभ्यता के विषय में हमको जानकारी किन किन चीजों से मिलती है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए। किसी भी सभ्यता के विषय में आपको बोल देगा कि मनुष्य सभ्यता के विषय में कैसे कैसे जानकारी मिलती है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका उदय कब हुआ, यानी कि मनुष्य जाति का उदय कब हुआ। तो अब आप जाइएगा अफ्रीका, और अफ्रीका ही मनुष्य की जाति का उद्भव का केंद्र माना जाता है। तब फिर आप वहां जाइएगा, तो वहां के बाद आप देखिएगा कि उस समय हमारे आवास कैसे थे, हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। आने वाले 100 सालों बाद या फिर 10,000 सालों बाद अगर कोई हम लोगों के संस्कृति के बारे में जानना चाहेगा, कोई हमारी सभ्यता के बारे में जानना चाहेगा, तो वह किसका सहारा लेगा? वह उन वस्तुओं का सहारा लेगा जिसका हम अभी उपयोग करते हैं। जैसे कलम का उपयोग हम लिखने के लिए करते हैं, तो आने वाले 10 सालों में, जो 100 साल, 1000 सालों में या फिर 10,000 सालों में जो इतिहासकार होंगे, उनके लिए यह जो कलम होगा वह पूरा वस्तु की श्रेणी मानी जाएगी, और इस पर रिसर्च होगा कि इसका प्रयोग हम क्यों करते थे। लिखने के लिए करते थे, या फिर जेब में रखने के लिए करते थे, या हमारे लिखने के लिए काम आता था, या फिर सौंदर्य की वस्तु थी, इस पर रिसर्च होगा। ठीक है, तो वह वही है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमको जानने के लिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो घर था, ईंटों का घर बना हुआ था, उसका हम प्रयोग करते हैं, इसको हम अध्ययन के रूप में लेते हैं। फिर मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन का भी उपयोग उस समय के आदमी किया करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। तो मृदभांड भी ऐतिहासिक वस्तु की श्रेणी में आ जाएगा, जिसके अध्ययन से हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में
कुछ समझ पाते हैं। ये इसी तरीके से आभूषण भी था। आभूषण का प्रयोग आज भी हम करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी आभूषण का प्रयोग करते थे। कान में पहनने के लिए बाली का प्रयोग करते थे, हाथ में पहनने के लिए अंगूठी का प्रयोग करते थे, पैर में पहनने के लिए पायल का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आभूषण के अध्ययन से भी हमको उस विषय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रकृति क्या थी, वो कैसे रहा करते थे। ठीक है, उसमें फिर औजार आ जाएगा, औजार में किन किन औजारों का प्रयोग करते थे, इन सब चीजों को हम देखते हैं। और उसके बाद मुहरों से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब ऐसे सेगमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स के अध्ययन से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल के विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हम शुरू में ही बता दिए हैं कि आप एनसीईआरटी की पुस्तक जरूर ले लेंगे। जिनका भी सोशल साइंस, जिनका भी हिस्ट्री डोमेन है, हिस्ट्री डोमेन वाले बच्चों के लिए एक विनती है आपसे कि आप निश्चित तौर पर एनसीईआरटी पुस्तकों को लेंगे, अपने साथ रखेंगे और उसका जो जो हम पढ़ाएंगे ना उसको आप एक बार जाकर के देख लेंगे और उन चीजों को देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल के विषय में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी गांव में आप लोग देखते होंगे एक ही व्यक्ति का बहुत सारा नाम होता है, किसी का पिंटू है, उसका प्रमोद है, मतलब तरह तरह के उसका नाम होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को भी दो नाम से हम जानते हैं, एक है सिंधु घाटी सभ्यता और एक है हड़प्पा सभ्यता। इंग्लिश में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे और हड़प्पन सिविलाइजेशन कहेंगे। दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पहले आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यह इस सभ्यता का जो पता चला था वह सिंधु घाटी के करीब चला था। अगर यह यमुना नदी के किनारे पाया जाता तो सिंधु घाटी के जगह पर हम लोग यमुना नदी की सभ्यता पढ़ रहे होते। अगर इस सभ्यता का पता गंगा नदी के किनारे चलता तो इसको हम गंगा घाटी की सभ्यता कहते। चूंकि इसका पता सिंधु घाटी के करीब चला इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम हड़प्पा संस्कृति भी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एक ही वस्तु का दो नाम है। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा अलग है और सिंधु घाटी की सभ्यता अलग है। इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब इस सभ्यता का नामकरण जो है वह हड़प्पा ही क्यों किया गया, तो हम चीज यहां स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि इसका जो ये खुदाई हुई थी वह हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में हुआ इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चीजें आपको पहले ही बता दी गई है। अब इसके काल निर्धारण को लेकर के बहुत सारा विवाद है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी जो आपका मानता है वह 2600 ईस्वी से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में मानता है, तो आप इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, और सारी पुस्तकें हैं बाजार में जिसमें 2500 से 1800 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरे 100 साल का गैप हो जा रहा है, इसलिए 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच इसको है दिया हुआ, एनसीईआरटी में है, तो आप इसी को मानेंगे। क्योंकि मान लीजिए आप कहीं 2500 से 1800 पढ़ लिए, बाद में आप जो कंप्लेन करेंगे उसका आधार एनसीईआरटी होगा। जो बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वह एनसीईआरटी को मानेगा, बाकी को नहीं मानेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जॉन मार्शल के अनुसार इसकी जो तिथि है लगभग 3250 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक का है, एक मिनट आप रुकिएगा, थोड़ा लाइट हम कर ले। ठीक है, 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के बीच में इसको मानेगा। कौन मानता है, जॉन मार्शल के हिसाब से कब है, 3200 से लेकर के, एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए ठीक है, कब से कब, 3250 से लेकर के 1750 ईस्वी तक। किसके अनुसार, जॉन मार्शल के हिसाब से। अब आपसे पूछेगा जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है, तो क्या है
3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के बीच में। अब रेडियो कार्बन है, ठीक है, C14, ठीक है, C14 के हिसाब से अगर आप देखें तो इसके विश्लेषण से पता चला है सिंधु घाटी की सभ्यता की जो तिथि है वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। जॉन मार्शल के हिसाब से कब है? जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के बीच में माना है। और यह जॉन मार्शल ही थे जिन्होंने दुनिया के सामने सबसे पहले आकर के कहा कि कराची और लाहौर के बीच में एक ऐसी स्थल है जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कह सकते हैं, ठीक है। तो जॉन मार्शल को आप याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने 1920 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो और इनको दयाराम सहनी को हड़प्पा भेजा था खुदाई करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, आगे इस बात का वर्णन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक स्थल के विषय में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थल जो है वह मांडा है। क्या है? मांडा। मांडा जो है वह अखनूर जिले में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर में एक जिला है जिसका नाम है अखनूर। अखनूर नदी में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर मांडा अवस्थित है। मांडा कहाँ अवस्थित है? अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। अब आपसे सवाल पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल क्या है? ऑप्शन आपको दे देगा दैमाबाद, सूतकांगेडोर, आलमगीरपुर और मांडा, ठीक है। तो सबसे उत्तरी स्थल कौन है? मांडा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी अगर स्थल कोई है तो वह मांडा है। आप अच्छे से इस बात को ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। कहां पड़ेगा? अखनूर जिला में पड़ेगा, चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर पड़ेगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है इसका जो लोकेशन है वह मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर है। मेरठ जिला में एक नदी पड़ती है जिस नदी का नाम है हिंडन। हिंडन नदी के तट पर ही अवस्थित है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज 1988 में भारत सेवक समाज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारत सेवक समाज के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1988 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए 1988 नहीं, शायद 1958 है, इसको हम देख लेंगे, कल के क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका जो उत्खनन जो है वह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। आलमगीरपुर का उत्खनन मतलब कि आलमगीरपुर की जो खुदाई हुई थी वह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। यज्ञदत्त शर्मा कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा मजदूर थे, मजदूर मान के चलिए, जिन्होंने उसकी खुदाई करी थी, ठीक है। चलिए यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। एक छोटा सा मैप आप अपने हिसाब से बना लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे? उत्तर कहेंगे। यह उत्तर दिशा को निर्मित करेगा, यह दक्षिण को, यह नॉर्थ है, यह साउथ है, ठीक है। चलिए अब यह पूरब है और यह पश्चिम है। पूरब को क्या कहेंगे? पश्चिम को वेस्ट, और इसको कहेंगे ईस्ट। अब हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे? चलिए सबसे उत्तरी बिंदु जो हड़प्पा सभ्यता का था वह मांडा था। क्या था? सबसे उत्तर में मांडा था। और उसके बाद आपने आलमगीर के बारे में पढ़ा। आलमगीरपुर जो है वह हिंडन नदी के तट पर है और यह सबसे पूर्वी स्थल है। तो सबसे पूर्वी यहां पर आलमगीरपुर कर लीजिए आप, आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर है, ठीक है। अब दैमाबाद आ जाइए। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कहां? प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर। किनारा ज्यादा मायने नहीं रखेगा, मायने रखेगा दैमाबाद कहां है? तो अहमदनगर जिला, याद रखिएगा। और प्रवरा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के तट पर है, ठीक है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। सबसे दक्षिणी, नीचे आ जाइए, नीचे क्या था? दैमाबाद था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आइए सूतकांगेडोर। इसकी अवस्थिति दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकांगेडोर, ठीक है। अब एक बात का आप और याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मांडा नदी किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। दैमाबाद
प्रवरा नदी के किनारे और सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। बच्चों इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या करेगा, एक तरफ आपको हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक स्थल दे देगा और दूसरे तरफ नदी का नाम दे देगा और कहेगा कि आप इसको मिलाइए। तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। आप एक काम करिएगा, एक छोटा सा नोट्स बुक लीजिएगा, एक तरफ आप हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक स्थल लिख लेंगे, दूसरी तरफ नदी का नाम लिख लेंगे और अच्छे से उसको अपने कमरे में चिपका देंगे ताकि उठते जगते आपकी नजर उस पर पड़े और आपको यह कंठाग्र याद हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को। और देखिए हड़प्पा कालीन नगर का जो अभी हम आपको पढ़ाए उसका एकदम खूबसूरत नोट्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है, मैप के सहारे समझाया गया आपको। हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, सबसे उत्तरी बिंदु जो आपका है वह मांडा है। क्या है, मांडा। यहाँ आपको मांडा दिख रहा होगा, ठीक है, सबसे उत्तर में है। उसके बाद आपका सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वह यहाँ महाराष्ट्र वाला दैमाबाद है। ठीक है, सबसे पूर्वी हिस्सा आलमगीरपुर है और सूतकांगेडोर जो है वह सबसे पश्चिम में पड़ता है। और इस आकृति को जब आप आपस में मिलाएंगे तो आपको एक त्रिभुज जैसी आकृति मिलेगी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह किस टाइप की थी, आयताकार नहीं थी बच्चों, वह त्रिभुजाकार थी। याद रखिएगा कि किस टाइप की थी, त्रिभुजाकार थी। इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है हड़प्पा सभ्यता की आकृति क्या थी, तो त्रिभुजाकार थी। आपको इसमें दिख रहा होगा, एकदम त्रिभुज जैसा आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं। ठीक है, अब त्रिभुज होता तो इसको आप नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, यहाँ पर बी दे दीजिए और यहाँ पर सी दे दीजिए, त्रिभुज ABC बन गया, है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब हड़प्पा संस्कृति का जो संपूर्ण क्षेत्र था वह त्रिभुजाकार था। अभी तुरंत आप देखिए मैप के सहारे, देखिए कैसे तीनों भुजा एक दूसरे से मिल रहा है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वह कितना है, 12,99,640 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन किसी किसी किताब में 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आपने मैथ में सन्निकट मान पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से क्या होता है, मान लीजिए इस अंक के बाद 9 है तो इसको जो उसका बगल का अंक है उसको 3 मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर कहीं पर 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी अगर लिखा हुआ है तो आप घबराइएगा नहीं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है वह 12,99,660 किलोमीटर पर स्क्वायर है और नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप इंग्लिश वाले को भी ज्यादा घबराना नहीं है, आराम से जाकर के आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब हड़प्पा सभ्यता में आप एक और चीज पढ़े होंगे, सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में लिखा रहता है बुक में। और जैसे ही सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन होगा आप कहेंगे यार ये क्या है, या तो सप्त सैंधव प्रदेश हम जानते हैं लेकिन है क्या, किसको कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। जानकारी के लिए आप देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के केवल 7 नगरों को ही सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन है, पहला है हड़प्पा, हड़प्पा सप्त सैंधव प्रदेश का अंग है। उसके बाद मोहनजोदारो, उसके बाद चनहूदरो, उसके बाद लोथल, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद बनावली और उसके बाद धौलावीरा। ठीक है, अब इसमें कोटजी नहीं आ रहा है, सूतकांगेडोर नहीं आ रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा आपको फंसाएगा तो आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस चीज को याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के केवल 7 नगरों को सप्त सैंधव प्रदेश में जगह दिया गया है, जिसमें आपका हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चनहूदरो है, लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है और धौलावीरा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके जीवन निर्वाह का तरीका क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए कोई सभ्यता जब है तो उस सभ्यता में आदमी निश्चित तौर से होगा। हम लोग साड़ी पहनते हैं ना, ये हमारी सभ्यता का अंग है। ठीक है, और हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। बड़ों के पैर छूते हैं, यह हमारी संस्कृति है। तो सभ्यता और संस्कृति दोनों एक ही नहीं है, दोनों के बीच में अंतर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के क्या तरीके थे, वेज ऑफ सब्सटेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कैसे रहते थे यहाँ के लोग। ठीक है, तो यहाँ के लोग निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो खाते रहे होंगे।
भूखे तो नहीं रहेंगे। अभी हम लोग भोजन कर रहे हैं, उस समय के लोग भी भोजन कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग खाना नहीं खाते थे और ऐसे ही रहते थे, ठीक है। क्या खाते थे, उनके खाने पीने की वस्तुओं से भी हमने यह अनुमान लगाया है कि वो लोग रहते कैसे थे, खाते पीते क्या थे, ठीक है। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली भी खाते थे, याद रखिएगा। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मछली बिल्कुल नहीं खाते होंगे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली खाते थे। इसका पता कैसे हुआ? तो जब खुदाई हुई तो मछली का भी अवशेष प्राप्त हुआ, मछली के कांटे मिले, और इस कांटे से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह मछली खाया करते थे, ठीक है। इसके बाद कई प्रकार के पेड़ पौधे थे, जैसे अभी हम लोग अमरूद खाते हैं, ठीक है। तो अमरूद का कुछ मिला होगा, कुछ बीज मिलेगा आने वाले समय में, और इस बीज से पता चलेगा कि जो अभी हम लोगों की जो सभ्यता थी वह अमरूद खाती थी। सेब का छिलका मिलेगा, इससे पता चलेगा हम लोग सेब खाते थे। केला का छिलका मिलेगा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपको कह रहा है हड़प्पा स्थल से मिले अनाज के दानों में। हड़प्पा स्थल से अनाज के दाने मिले हैं। किस किस अनाज के दाने मिले हैं? गेहूं के दाने मिले हैं। किसके दाने? गेहूं के दाने। सबसे पहले जौ का दाना मिला है। सबसे पहले मिलने वाला क्या है? तो सबसे पहले मिलने वाला जो अनाज है वह जौ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दाल मिला है, सफेद चना मिला है। चना मिला है लेकिन सफेद चना मिला है। कौन सा चना मिला है? सफेद चना मिला है। और उसके बाद तिल भी मिला है, ठीक है। तो क्या क्या मिला है? अनाज में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल, ये सब मिला है। बाजरे के दाने मिले हैं। क्या मिले हैं? बाजरे के दाने मिले हैं। लेकिन कहां से मिले हैं? तो गुजरात के स्थलों से पाए गए हैं। तो गुजरात में क्या है भाई? लोथल है। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर क्या है? लोथल है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि गुजरात मतलब लोथल से संभवतः बाजरे के दाने मिले हैं। क्या मिला है? बाजरे के दाने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चावल के दाने भी मिले हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम मिले हैं। इस बात पर विवाद भी है कि चावल का दाना सबसे पहले कहां मिला है। कोल्डीहवा भी आता है कि कोल्डीहवा से चावल के दाने मिले हैं, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल भी खाते थे लेकिन कम खाते थे। हम लोग तो 1-2 दिन चावल नहीं खाए तो लगता है कि खाना ही नहीं खाए हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल खाते थे लेकिन कम खाते थे, ठीक है। चलिए, हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, किसके? मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां भी शामिल है। किसका किसका मिला है? मवेशी में आप गाय शामिल कर सकते हैं, गाय भैंस शामिल कर सकते हैं। गाय भैंस की हड्डियां मिली है, भेड़ की मिली है, बकरी की मिली है, भैंस और सूअर की भी हड्डियां मिली है, ठीक है। यहाँ पर सूसर लिखा गया है तो आप इसको ठीक कर लेंगे। किसकी मिली है? सूअर की हड्डियां मिली है, ठीक है। और जंगली प्रजातियों में भी वाराह का मिला है, हिरन का मिला है और घड़ियाल की हड्डियां मिली है। जंगली में कौन कौन था? वाराह था, हिरन था, घड़ियाल था। ये सब ऐसे जानवर थे जिसको पोसा नहीं जाता था, पाला नहीं जाता था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के यह पालतू नहीं थे। पालतू क्या क्या था? गाय, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, कुत्ता भी था। कुत्ता के विषय में बुर्जहोम एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां पर आदमी और कुत्ता का कंकाल एक साथ मिला है, ठीक है। और संभवतः मानव सभ्यता के द्वारा सबसे पहले जिस प्राणी को पालतू बनाया गया था वह कुत्ता ही था, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो टेक्नोलॉजी था उस समय कैसे बिल्डअप हुआ था। उस समय हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती करते थे कि नहीं करते थे, और खेती करते थे तो किस तरीके की खेती करते थे, ठीक है। इन सब चीजों को रटने से ज्यादा समझने पर आप जोर दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, बिल्कुल करते थे। आज भी हमारी सभ्यता खेती करती है, लेकिन हम लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं। ट्रैक्टर लाते हैं, एक बार में पूरा का पूरा खेत जोता जाता है, फिर उसमें बीज बो दिया जाता है, और फिर जब उसका समय होता है तो हम लोग काट कर अपने घर ले आते हैं। उस समय के लोग, उस संस्कृति के लोग भी खेती करते थे, लेकिन उनका खेती करने का तरीका आज के तरीके से बिल्कुल तरीके से डिफरेंट था।
किस मामले में डिफरेंस था उसको हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। इसका पता कैसे चला? सेलखरी जो मिला है, तो उस समय का जो सेलखरी या फिर मुहर जो मिला है उसमें बैल का चित्र उत्कीर्ण है। इससे पता चला लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह बैलों का प्रयोग खेत जोतने के लिए करते थे। संभव है, हो सकता है कि सूअर का भी प्रयोग करते रहे होंगे, लेकिन इस तरीके का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और चूंकि हमारी जो सभ्यता है, हम लोगों की जो सभ्यता है, उसमें बैल का प्रयोग ही खेत जोतने के लिए लोग करते थे, तो इससे यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैलों का प्रयोग खेत जोतने के लिए किया करते थे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि घोड़ा का प्रयोग खेत जोतने के लिए करते थे, सूअर का प्रयोग करते थे, कुत्ता का प्रयोग करते थे, लेकिन बैल का प्रयोग खेत जोतने के लिए ही किया जाता रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सभ्यता तो खत्म हो गई, लेकिन संस्कृति खत्म होने की चीज नहीं है, वो लंबे समय तक चलती है। तो बैल जोतने की जो संस्कृति है, हो सकता है हमने अपने पूर्वजों से ग्रहण की हो सकता नहीं, निश्चित तौर पर ऐसा है। तो उन लोगों को देखते देखते हमने भी खेत से अपनी खेतों की जुताई की, तो इस आधार पर कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह बैलों का प्रयोग खेत जोतने के लिए करते थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चोलिस्तान एक शब्द है, एक जगह है, ठीक है, और बनवाली है। ठीक है, तो इन दोनों जगहों से मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हल मिला है, लेकिन मिट्टी का सवाल आपसे दाग देगा, मिट्टी के हल का साक्ष्य कहां मिला हुआ है? ठीक है, तो कहां मिला हुआ है? बनवाली में मिला है, याद रखिएगा, बनवाली या फिर चोलिस्तान। ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। और आप मान के चलिए कि ज्यादातर किताबों में सिर्फ बनवाली ही दिया हुआ है कि बनावली से मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस बात को याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का जो हल था उसका साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ है। एकदम एकदम अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए कालीबंगा, कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत अच्छा है। देखिए जूता हुआ खेत भी मिला है। बताइए कितना हमारे जो पुरातात्विक लोग हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, कितने गहराई में जाकर के खनन किए हैं कि उनको जूते हुए खेत का भी प्रमाण मिल गया। और जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला? तो जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा में। याद रखिएगा, पॉइंट है। और सवाल आता है, आप किसी भी पीसीएस, एक बार तो बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हमको ध्यान में है। और आप लोगों का जो डोमेन का जो है उसमें भी यह आएगा कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है। तो जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हड़प्पा काल में एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इसका प्रमाण कैसे मिला भाई? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए उस समय जो खेती का जो प्रमाण मिला है, तो उसमें दिखा है कि जो दो हल हैं एक दूसरे को समकोण पर काट रहा है, ऐसे काट रहा है। तो इस आधार पर यह पता चला कि इस रो में कोई और फसल उगाई जाती थी और इस रो में कोई और फसल उगाई जाती थी। ठीक है, तो द्विफसली व्यवस्था जो है वह आज का व्यवस्था नहीं है, वह बहुत पहले की व्यवस्था है। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वह एक साथ दो फसलें उगाया करते थे। ठीक है, एक तरफ उनका गेहूं था, दूसरे तरफ सरसों था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब समझाने के लिए कह रहे हैं, सरसों के दाने का प्रमाण मिला है कि नहीं मिला है इसका कोई ये नहीं है, लेकिन इस तरीके का कुछ हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अफगानिस्तान में एक जगह है जिस जगह को हम जानते हैं सुर्तधुई के नाम से। क्या? सुर्तधुई, सुर्तपई, यहाँ पर सुर्तधुई होगा। तो यहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। नहरों के अवशेष से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह खेतों में सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करते थे। किसका? नहरों का प्रयोग करते थे। अभी हम लोग क्या करते हैं खेतों में सिंचाई के लिए? हैंडपंप का प्रयोग करते हैं, कुआं का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? और इसके बाद जो मशीनें होती हैं चाइनीज टाइप की, उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने खेतों में सिंचाई तो करते ही करते थे, और किससे करते थे? नहर से किया करते थे। ठीक है, उसके बाद धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा से जलाशयों का प्रयोग मिलता है, जलाशयों का उल्लेख मिलता है, जलाशयों का प्रमाण मिला है। और इस जलाशय का प्रयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संभवतः कृषि संचयन के लिए, कृषि की सिंचाई के लिए किया करते थे। ठीक है, तो आज आपका जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ है। ठीक है,
कल हम लोग कल के क्लास में मोहनजोदड़ो और उससे आगे की कहानी के विषय में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, मजेदार क्लास आपका होगा। ठीक है, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप लोग मन लगा करके अपनी पढ़ाई जारी रखिए और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए। थैंक यू, गुड बाय।